नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो डॉक्टर में। आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे कोरोना के साथ साथ उन मौसमी बीमारियों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखकर इन खतरनाक मौसमी बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और जब सभी लोग कोरोना के डर से घरों में ही रहकर खुद को सेफ समझ रहे हों, ऐसे में किसी भी चेकअप के लिए घर से बाहर निकलना कितना सेफ है या नहीं, इन सभी बातों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मनीष जैन जी। डॉक्टर, स्वागत है आपका बहुत बहुत माध्यम टीवी पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी डॉक्टर, आजकल सभी लोग कोरोना को लेकर काफी सतर्क हैं। जी मैम। पर साथ ही गर्मी के मौसम में होने वाली दूसरी बीमारियां भी अब होने लगी हैं। ऐसे में किस तरह के केसेस आप लोगों के पास आ रहे हैं? मैम, ये तो जाहिर बात है कि कोरोना के चक्कर में हम सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और परेशान हैं। जी। लेकिन ये जो मौसम होता है बच्चों के हिसाब से अगर हम देखें, मार्च के बाद अप्रैल मई जून खासकर जब गर्मी बढ़ने लगती है, तो इस सीज़न में जो रेगुलर केसेस बच्चों के होते हैं वो होते हैं बुखार का आना, पेट में दर्द, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, साथ साथ टाइफाइड की शुरुआत हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शंस की शुरुआत हो जाती है। ये सब वो बीमारियां यूजुअली जो गलत खाने से, पीने से या पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, साथ में बारिश भी बार बार हो रही है इस बार अलवर में, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये सब जो बीमारियां हैं, बुखार, वॉमिटिंग, ये अब हमारे पास ओपीडी में आने लग गई है। अगर किसी बच्चे को लूज मोशन हो जाए तो पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैम, जो बच्चों में जो लूज़ मोशन या डायरिया की जो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत कॉमन है और हम सालों से देखते हैं। लेकिन इसके बारे में कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं या कई सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो पेरेंट्स को होते हैं। जी। जो लूज़ मोशंस होते हैं बच्चों में, उसको हम तब बोलते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। अमूमन छोटे बेबीज़ में और बड़े बेबीज़ में अंतर है। बड़े बच्चों में जो कि 6 महीने से ज़्यादा उम्र के हैं, उनमें 3 बार से ज़्यादा अगर बिल्कुल पानी जैसे बड़े बड़े दस्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि बच्चों को डायरिया हो गया। जी। ठीक है ना। छोटे बेबी में क्राइटेरिया अलग है। 1 से 2 महीने के बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें कई बार दूध पीते ही बच्चा थोड़ी सी पॉटी कर देता है, जिसमें अगर 6 या 7 बार पूरे दिन में हो गए तो वो एक नॉर्मल फेनोमेना है जिसको गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स बोलते हैं। लेकिन अगर बड़ा बच्चा जिसने अभी खाना पीना चालू किया है, जो कि पहले 1 या 2 बार जा रहा था या 3 बार जा रहा था, तो अचानक 6 बार 7 बार जाने लग जाए, पानी जैसे बड़े बड़े दस्त, तो वो डायरिया की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि बच्चे को पानी की कमी ना हो। डायरिया हमेशा से ही जो सबसे ज़्यादा एक डेंजर साइन होता है वो डिहाइड्रेशन का। तो आपने जिक्र किया कि पानी की कमी बच्चे में नहीं होनी चाहिए, तो किन सिम्टम्स के आधार पर पेरेंट्स ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को पानी की कमी हो तो नहीं रही है? देखिए, जब भी अगर बच्चे को डायरिया होता है तो शुरू में तो जो बॉडी में जो पानी होता है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बहुत बार बार दस्त जाता है तो पानी की कमी के कुछ लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, बच्चों के आँखों के आगे गड्ढे होना, मुंह का सूख जाना। अगर पेरेंट हैंड वॉश करके मुंह में उंगली घुमाएगा तो उसको लगेगा कि बिल्कुल ड्राई पड़ा है। इसके अलावा जब बेबी रोएगा तो आंसू कम आएंगे। जो बच्चा बाथरूम 3 से 4 घंटे में जा रहा है, अगर वो 6 से 7 घंटे में भी बाथरूम ना जाए और लगातार लूज मोशन जा रहा है, बाथरूम का अमाउंट बहुत कम हो जाए, तो इसका मतलब पानी की कमी होने लग गई है। इसके अलावा उस बच्चे की स्किन टगर टेस्ट भी हम करते हैं, यानी बच्चे की एब्डोमेन, पेट की स्किन को उठाकर जब पिंच करके छोड़ते हैं तो स्किन बहुत स्लोली जाती है। इसका मतलब पानी की कमी हो गई है। तो ये जो पानी की कमी वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही एक डेंजर साइन है जो पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद भी कई बार लूज मोशंस कंट्रोल में नहीं आते। ऐसे में क्या इसका मतलब ये है कि इलाज काम नहीं कर रहा, यानी कि कब तक पेरेंट्स को वेट करना चाहिए? मैम देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक बार जब हम होम ट्रीटमेंट दे लेते हैं और जब पेरेंट्स बच्चों के लेकर और हमारे पास आते हैं, तो एक उनकी जाहिर बात से एक उम्मीद होती है कि जैसे ट्रीटमेंट चालू हुआ वैसे लूज मोशन रुक जाना चाहिए। तो ये एक भ्रांति और मिसकंसेप्शन है। अगर इंडिया में या वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो लूज मोशन या डायरिया का सबसे कॉमन कारण वायरल डायरिया है। वायरल डायरिया, सेकंड बैक्टीरियल डायरिया। तो जैसे वायरल डायरिया अगर हुआ किसी बच्चे को, तो अमूमन उसकी होने के बाद जो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 दिन से लेके 12 दिन 15 दिन तक भी। और बैक्टीरियल डायरिया जो होता है, जो किसी और इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो जनरली 5 से 7 दिन तक। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इसलिए नहीं दिया जाता कि एकदम से बच्चे के लूज मोशन को रोक दिया जाए। उसको देने का तात्पर्य ये होता है कि जो बच्चे के पानी की कमी हो गई है, जो कि हम बच्चे का डिहाइड्रेशन या पानी की कमी असेस करके देखते हैं, पहले तो उसकी पूर्ति हो। इसके अलावा जितना बच्चा पानी निकाल रहा है नीचे, उसकी पूर्ति ORT यानी ORS से या दूसरे होम फ्लूइड से हो। जिंक दिया जाता है जिससे कि बच्चे की जो इम्यूनिटी है
वो इम्प्रूव हो जाए, उसकी जो आंत है उसकी इम्यूनिटी बढ़ के उस दस्त को सहने की शक्ति आ जाए और बार बार नहीं, वो 14 डेज़ के लिए जाता है। अगर किसी बच्चे के पॉटी में ब्लड है या उसको फीवर है, पेट दर्द हो रहा है या उसको मवाद जैसा बोलते हैं आव आना जो बोलता है, तो उसको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। लेकिन जो उसका मूल जो तात्पर्य होता है वो धीरे धीरे ठीक करना होता है, ना कि एकदम से रोकना। इसीलिए कई ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, जैसे कई बार ग्रामीण इलाकों से पेरेंट्स आते हैं, वो अगर एक बार डॉक्टर को दिखाया और ठीक नहीं हुआ तो उनको लगा कि दवाई असर ही नहीं की, कि दवाई लगी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि घबरा के और फटाफट मेडिकल पे जाएंगे और जो दस्त रोकने वाली जो टैबलेट बड़ों में काम आती है उसका चौथा हिस्सा दे देंगे। या फिर वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टर्स भी चेंज करते हैं। वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे क्या है। लेकिन वो जो टैबलेट देते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं तो वो पानी पेट में इकट्ठा हो जाता है और बच्चा बहुत काफ़ी सीरियस होकर आता है। डॉक्टर्स चेंज होने के पीछे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन डॉक्टर साहब की दवाई नहीं लगी तो दूसरे डॉक्टर साहब की, तो ऐसे करके जब 3 बार डॉक्टर्स चेंज करते हैं तो 5 या 6 डेज निकल जाते हैं। तो वो जो नेचुरल जो कोर्स होता है 6 डेज 7 डेज का डायरिया का पूरा हो जाता है और कभी ना कभी उसको रुकना होता है, तो उनको लगता है कि इससे हमें आराम आ गया। तो इसमें यही है कि पेरेंट्स को खुद को भी देखना आना चाहिए कि डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी की कमी ना हो। और अगर आपको लग भी रहा है बच्चा बार बार लूज मोशंस जा रहा है तो आप बीच बीच में हर 10 मिनट्स के गैप में आप पानी कुछ कुछ पिलाते हैं। हाँ, इसका मैं बताता हूँ आपको। एक जैसे कोई भी छोटा बेबी है 6 महीने से ऊपर, अगर बार बार लूज मोशन जा रहा है तो उसको अपने को ORS देना होता है। ORS 2 तरह का होता है, एक तो 200 ml पैक के लिए होता है, छोटा पाउच 4.2 ग्राम का, वो 200 ml पानी में जो कि स्टील का गिलास अपना जो घर में यूज़ करते हैं उसमें पौने गिलास में मिक्स करके रखना होता है। एक होता है 1 लीटर वाला जो हम गवर्नमेंट में सप्लाई में आता है, या एडल्ट ORS बोलते हैं, वो 1 लीटर पानी में। तो अब जैसे ही आप ORS देना चालू करेंगे तो कई बार बच्चा वॉमिट कर देता है, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि यार ये तो ले ही नहीं रहा है। लेकिन उसको हमें वेट करके कॉशियसली 15-20 मिनट बाद सिप्स में देना है, एक एक 2-2 चम्मच, 1 चम्मच दिया, फिर 10 मिनट बाद 1 चम्मच दिया, फिर 1 चम्मच दिया, तो बच्चा ले लेता है। और उसका अमाउंट फिक्स होता है। जब आप डॉक्टर को अपने को दिखाएंगे तो वो आपको वेट के हिसाब से एक प्रिस्क्राइब करेगा कि इतने देर में इतना ORS देना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगातार ORS ही देना है, बीच में जो उसका नॉर्मल फीड है, आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या ऊपर का सॉलिड आहार दे रहे हैं, ठोस आहार दे रहे हैं, वो सब भी आपको देते रहना है। अगर बच्चा वॉमिट भी कर दे तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस दौरान पेरेंट्स को बच्चों के खान पान का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे में डॉक्टर साहब किस तरीके का खान पान बच्चे को दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए मैम, एक इसके बारे में एक भ्रांति हुआ करती है कि अगर बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो उसको तो सॉलिड आहार, ठोस आहार पचेगा ही नहीं, कि भाई ये तो कुछ रोक ही नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का दीजिए, हल्का, खिचड़ी हाँ, दीजिए, दलिया दीजिए। ऐसा नहीं है। जिस टाइम बच्चे को दस्त होते हैं उस टाइम उसको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं कि जितना उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, जितना पानी निकल रहा है स्टूल में, उसकी पूर्ति के लिए नॉर्मल सॉलिड आहार के ऊपर ओवर एंड अबव लिक्विड देना है। यानी कि अगर 4 बार 10 गया है तो वेट के हिसाब से आप ORS देंगे। बाकी जो वो रेगुलर अपने खा रहा है, कोई खिचड़ी खा रहा है, केला है, या उसको आप दही दे रहे हैं, या आप उसको सेरेलैक दे रहे हैं, या आप उसको कोई भी सूजी की चीज़ दे रहे हैं, बड़ा बच्चा है आप चपाती दे रहे हैं, वो आपको रोकना नहीं है। उसका अमाउंट और फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा धीरे कर लीजिए, लेकिन वो देते रहना है। निकाल भी रहा है तो भी आपको देना है, जिससे उसका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। और जो लिक्विड्स आप दे रहे हैं, ORS, छाछ, जो भी, वो आपको देते रहना है। तो इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। जो चीज़ें प्रेफरेबल होती हैं दस्त में वो होती हैं, केला आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, दही, दूध के बजाय दही, छाछ, मैश्ड आलू, इसके अलावा दलिया, खिचड़ी, चपाती को मैश करके वो आप दे सकते हैं। जो अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड जो कुछ भी है, शरबत टाइप चीज़ें नहीं देनी है, आपको चाय नहीं देनी है, प्योर जूसेस नहीं देना है। बहुत इमरजेंसी ORS अवेलेबल नहीं हो तो आप होममेड फ्लूइड दे सकते हो, हाँ, उसमें नमक मिला के दे सकते हो, लेकिन अंगूर, खट्टी चीज़ें, ये सब नहीं देना है, संतरा वगैरह। ब्लैंड फूड, सॉफ्ट फूड, वो देना आप प्रेफर करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल हल्का सा भी फीवर आते ही लोग डर रहे हैं, सभी को कोरोना का खतरा सताने लगता है। ऐसे में बच्चे को अगर फीवर की शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस सीज़न में फ़ीवर आना तो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बार बार बारिश होने के बाद बहुत सारे वायरस और पानी में बैक्टीरिया भी एक्टिवेट हो जाता है। कहीं ना कहीं हम कितना ही सैनिटेशन का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रीच होते ही फीवर आता है। हल्का अगर बच्चे को बुखार है तो एकदम से घबराए नहीं, बच्चे को ठंडी कूल जगह में रखें, उसको लिक्विड्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा दें, बाहर लेकर नहीं जाएं। अगर थोड़ा खाना पीना कम करता है तो घबराए नहीं। एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा, हर पेरेंट को मैं कहता भी हूँ, कि जब भी आपकी वेल बेबी विजिट होती है वैक्सीनेशन के लिए या आप कोई ग्रोथ असेसमेंट के लिए जाते हैं, तो हमेशा अपने पेडियाट्रिशियन से, अपने डॉक्टर से एक इमरजेंसी के लिए पैरासीटामोल सिरप का डोज ज़रूर लिखवाएं। होता क्या है कि वेट के हिसाब से वो डोज होता है। कई बार ऐसा होता है कि मदर अकेली हैं, फादर नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, कोई चाचा या अंकल भी नहीं है,
उस केसेस में क्या होता है कि रात को फीवर आया तो एकदम से घबरा जाती है, क्या करें। लेकिन अगर डोज वेट के हिसाब से लिखी हुई आप सेफली दे सकते हैं। जब भी नेक्स्ट विजिट हो आप मॉर्निंग में अगले दिन डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर एकदम से तेज़ चल जाए तो जो आपके पास सिरप है पैरासिटामोल वो तो दें, साथ में टॉवल गीला करके पूरी बॉडी पे आप फेरें, उससे रिलीफ है। आजकल और किस तरह के फीवर्स होने की संभावना है? देखिए अभी इस सीज़न में जैसे गर्मियाँ चलती हैं, ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो गए हैं। वायरल फीवर्स तो बहुत सारे हैं ही, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटाइटिस, इसके अलावा जनरल वायरल फीवर्स है वो होने लगेंगे। रादर अब 1 महीने बाद जब बारिश होने लगी है तो डेंगू और मलेरिया का खतरा तो हमारे ऊपर बना ही हुआ है। तो ये जो पानी से फैलने वाली बीमारियां या बार बार बारिश से होने वाली बीमारियां ये अब कॉमन हो गई हैं। अगर फीवर बार बार आए तो ऐसे में पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और करना क्या चाहिए बेसिकली? देखिए ये तो बहुत एक्सपेक्टेड होता है। पेरेंट की यही क्वेरी होती है कि सर फीवर की दवाई दी थी तो वापस चढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे ही डॉक्टर को हम दिखाकर आए तो बुखार दोबारा चढ़ना नहीं चाहिए। बुखार के 2 कारण होते हैं, अगर वायरल है और बैक्टीरियल। इन दोनों में शुरू के 72 घंटे में बुखार बहुत तेज़ आता है। अगर दवाई देने के बावजूद भी बुखार 1 से 2 घंटे में चढ़ रहा है तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन मेडिकेशन जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई बार हम कोई डोज लिखते हैं लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि यार कोई ज़्यादा डोज होगी, पहले तो मैं 2 ml दिया करता, 4 ml लिख दी, तो वो अपने आप से डोज कम कर देते हैं, जबकि वो वेट के हिसाब से दी जाती है। तो पहले तो चेक योर डोज, हमेशा अपनी डोज चेक करें, फिर प्रिपरेशन चेक करें। ऐसा ना हो कि जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब की गई हो उसके लिए कोई दूसरी आ गई हो जिसमें फीवर की मेडिसिन का अमाउंट बहुत कम हो। तीसरा ये कि जो देने वाला है डर के बहुत कम तो नहीं दे रहा, एक ये विशेष ध्यान रखना है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं और फीवर की आपने मेडिसिन दी और 2 से 3 घंटे बाद दोबारा आ गया तो घबरा के दोबारा मेडिसिन नहीं देनी है। एक कॉमन चीज़ होती है कि सर बुखार बार बार आ रहा था और मैंने तो 2-2 घंटे में देती चली, तो बुखार इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ओवर मेडिकेशन नुकसान कर दे। जो कॉमन मेडिकेशंस हैं जैसे पैरासिटामोल है, ये इस तरह से बनाई गई हैं डोजिंग कि आपको सेफली 8 आवर्ली 8 घंटे में या 6-6 घंटे में मेडिसिन देनी चाहिए। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आप 4 आवर्ली दे सकते हैं ऑन प्रेस्क्रिप्शन, बच्चे की अगर कंडीशन परमिट करती है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटे से दें। किसी वजह से 2 या 3 घंटे में चढ़ भी गया तो एक टॉवल गीला करके नॉर्मल गुनगुने पानी में पूरी बॉडी पर फेरें। इसमें भी ऐसा ना हो कि खाली माथे पर, जो माथे पे जो पट्टी का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। हमें पूरी बॉडी से कपड़े हटाकर गीला टॉवल लेके, सॉफ्ट टॉवल लेके पूरी बॉडी पे फेरना है और फैन के नीचे उसको सूखने के लिए छोड़ देना है, उससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। जी, यानी कि माथे पर ठंडी पट्टी भी अमूमन पेरेंट्स रखते हैं तो वो, हाँ, वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि माथे ही माथे पे रखते हैं, जबकि कंसेप्ट ये होता है कि पूरी बॉडी जब गीली हो जाएगी और वो पानी एवेपोरेट होगा हवा से, तब उसकी बॉडी की हीट कम होगी, फीवर कम होगा। इसलिए जो पूरे बॉडी पे टैपेट स्पॉन्जिंग बताई गई है। कई बार डॉक्टर साहब ये भी लोगों की अवधारणा बनी रहती है कि फीवर अगर बच्चे को हो जाए, बड़ों में भी हो जाए, तो उन्हें नहाना नहीं चाहिए उस दौरान। क्या वो कहीं ना कहीं शरीर में और कुछ इफेक्ट डालता है? नहीं, नहाना कंफर्टेबल होता है। अगर बहुत तेज फीवर, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड नहीं है, मौसम परमिट कर रहा है, तो आप गुनगुने पानी से आराम से नहला सकते हैं बेबी को। उसमें कोई मतलब अच्छा ही है, कोई इन्फेक्शन होगा भी, जो बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया लगा हो वो भी रेदर उसके लिए अच्छा ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस समय ब्लड टेस्टिंग कराना कितना सही है जब कोरोना की वजह से घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है बार बार, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, उन्हें अगर चेकअप के लिए भी बाहर ले जाया जाए तो ये कितना सेफ है? देखिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस तो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। अगर हम देखें, अगर अलग अलग बीमारी की बात करें, जब हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बच्चों को देखते हैं तो अमूमन हमारे यहाँ एक सिनेरियो बना होता है कि इस एरिया से बेबी आ रहा है, उस एरिया में अगर नंबर ऑफ बच्चे आए 20, 30, 40, तो उनका कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? वो वायरल इन्फेक्शन है जो 4 से 5 डेज़ में ठीक हो रहे हैं, या कोई सही में कुछ इस तरह का इन्फेक्शन, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, मलेरिया टाइप कोई चीज़ है। जब इस तरह का हम सस्पेक्ट करते हैं तो फीवर के डेज़ के हिसाब से हम टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई जैसे डेंगू है वो 2nd या 3rd डे पे हम टेस्ट से पकड़ सकते हैं, लेकिन टाइफाइड को हम 5-6 दिन के फीवर के बाद ही पकड़ सकते हैं। तो टेस्ट ज़रूरी होते हैं बहुत बार और उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन सेल्फ टेस्ट ना करें कि मैं टेस्ट करा के ले चलता हूँ। हो सकता है उस वक्त उसकी उपयोगिता बिल्कुल ना हो। जिस चीज़ को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो 5 या डेज 6 दिन के बाद हुई ब्लड में अपीयर हो। इसलिए अगर जहाँ तक ज़रूरी है आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर लैब तक जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगा के ले जाएं, सब कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है, बच्चे के लिए बेनिफिशियल ही है। बिल्कुल। तो किन सिम्टम्स के नज़र आने पर पेरेंट्स बच्चे को इमरजेंसी मानकर दिखाएं? देखिए, अगर जो हमने जनरल अभी तक डिस्कशन किया है, लूज मोशंस अगर किसी बच्चे को हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, बच्चा ORS भी ना ले पा रहा हो, लेते ही
6-7 बार वॉमिट कर दे, बच्चे का बाथरूम कम हो जाए, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाए, आपको लग रहा है आहट नहीं कर रहा, फीड नहीं कर रहा, उस केस में इमरजेंसी है। फीवर के केस में इतना ज़्यादा फीवर आ जाए कि बच्चे को कन्वल्जन हो जाए, कई बार बच्चा आँख ऊपर कर लेता है, जी। चाहे सर लटका देता है, या इस तरह से टाइटनेस पूरी बॉडी में हो जाती है, तो इसका मतलब उसको कन्वल्जन की शुरुआत हो चुकी है, तुरंत उसको लेके जाना है। फीवर के बाद बच्चा बिल्कुल बेहोश जैसा हो जाए, किसी को रिस्पॉन्स ना करे, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। बॉडी का कलर पूरा चेंज हो जाए, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुरंत डॉक्टर को लेके जाना चाहिए, इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर फीवर आए तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीवर आने का मतलब ये ही नहीं कि उस बच्चे को कोविड-19 ही है। ऐसे में आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं, अपने बच्चों को इस समय होने वाली गंभीर मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।